हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की सभी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। यानी उन सब का रिवीजन आसान तरीके से करने वाले हैं। यानी यह वीडियो वन शॉट होने वाली है। इससे पहले इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सबको हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसे जरूर देखिएगा। हम इसी प्रकार प्रश्नों को करने वाले यानी प्रत्येक चैप्टर को ख़त्म करने वाले। पहले हम उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे यानी वन शॉट जितने भी प्रश्न होंगे वन शॉट करेंगे और अगले में उसकी डेरिवेशन करेंगे। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिए। तो आइए, आज की इसकी पहली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। ये पेपर में 3 अंक या 5 अंक की पूछ ली जाएगी, तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए जानते हैं इसकी भाषा यानी माना फलाना जो भी होता है उसको हम जानते हैं और बस हमें रिवीजन करना है फटाफट। तो बस आप देखते जाइएगा, मोबाइल को धरिए साइड में और बस देखते जाइए, रिवीजन कर लीजिएगा, फिर एक बार और अपने आप से लिख लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए वी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए वी है, इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है, और इसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। इतना ध्यान रखिएगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए वी है, इसके मध्य बिंदु क्या है? ओ है, और इसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। और ए एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? दोनों द्विध्रुव यानी बिंदु आवेश कितनी दूरी पर स्थित है? तो 2l दूरी पर स्थित है। यानी 2l का मतलब क्या है? यानी बिंदु ए से ओ तक की दूरी l और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? l। यानी टोटल कितनी दूरी पर स्थित है? 2l दूरी पर स्थित है। अब इनके मध्य बिंदु o से r दूरी पर एक बिंदु p है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यानी यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मान लेते हैं कि E1 व E2 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 व E2 है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम यहाँ से दोनों आवेशों से बिंदु E1 व E2 तक की दूरी यानी बिंदु P तक की दूरी निकालें तो हम ऐसे देखेंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ से आप तक लिख सकते हो। तो क्या होगी? प्लस क्यू आवेश से बिंदु E1 तक की दूरी कितनी मानते हैं? इसे मान लेते हैं, सॉरी इसे मान लेते हैं E1, इसे E2 मान लेते हैं। तो क्या होगी? R माइनस L होगी, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें हमसे 2L दूरी में से हम क्या किया? कुल दूरी में से एक L को हम करेंगे माइनस, केवल क्या लिया हमने? R माइनस L। तो यहाँ से दूरी मान लेना आपको, प्लस क्यू आवेश कितनी है? R माइनस L, और माइनस क्यू आवेश से कितनी दूरी है? तो R प्लस L हो जाएगी। यानी E2 तक कितनी दूरी हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। यानी इसमें जो L है वो जुड़ने वाला है, R भी जुड़ेगा और साथ में L भी जुड़ जाएगा। तो दूरी आपको बस मान के रखना है, प्लस क्यू आवेश से R माइनस L और इससे R प्लस L दूरी। अतः आप देखेंगे तो देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे? P बिंदु का आवेश पर तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र पढ़ा है हमने। तो क्या होता है कि E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है कि नहीं? लेकिन अभी हम क्या किसके लिए पढ़ रहे हैं? बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत की तीव्रता क्या है? E1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम E1। अगर मान लीजिए किस माध्यम में रखेंगे? परावर्तांक वाले माध्यम यानी K। इस पर आवेश क्या है? प्लस क्यू। और दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी प्लस क्यू आवेश से वहाँ तक की दूरी कितनी? R माइनस L। तो स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं अब यहाँ पर? R माइनस L का स्क्वायर। तो पहले तो हमने सूत्र जान लिया था, अब उसको हमने इसमें रख दिया है। तो इसे हम समीकरण मान लेते हैं 1। ऐसे आप देखोगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? तो क्या है? माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता यानी E2 है। तो क्या लिखोगे हम? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बटे दूरी क्या है इसके लिए? तो R प्लस L है। तो लिखेंगे हम R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम बात करें बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी कुल तीव्रता कितनी होगी? तो देखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? E बराबर E1 प्लस E2
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या माना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के यानी E1 E2 विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि E1 माइनस E2 यानी एक दूसरे के लिए विपरीत दिशा में तो माइनस का चिन्ह लेंगे, अगर एक दिशा में चल रही होती हम क्या लेते प्लस ले लेते कुल आवेश। तो यहाँ पर E1 माइनस E2, तब आपका क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, तब लिखेंगे हम। तो अब यहाँ पर जो मान है हम रख सकते हैं कि E बराबर E1 की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर E2 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे आप कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसमें भी है, 1/4 पाई नॉट के इसमें भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या करोगे आप कि 1 यानी या क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी, तो क्या लोगे हम क्यू को भी कॉमन ले लो और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से क्यू निकला तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी क्यू निकलेगा, क्या बचेगा आर प्लस एल का स्क्वायर बचेगा, ए बच जाएंगे। क्लियर है, इतना बच जाएंगे। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। फिर देखोगे आप, तो यहाँ से हल करते हैं। तो अब क्या लिखोगे आप कि E बराबर हमें क्या लिखना है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है। और यहाँ पर देखोगे आप, अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसकी भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, इसकी भिन्न बनाएंगे तो यहाँ पर लासा क्या आ जाएगा आपका R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या होगा, इससे इन दोनों में भाग दोगे तो R माइनस एल स्क्वायर से R माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर R प्लस का एल स्क्वायर माइनस, अब क्या होगा इससे इन दोनों में भाग देंगे तो R प्लस एल से R प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा इसकी जगह R माइनस एल का स्क्वायर बच जाएगा। ये बच जाएगा कि नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या करोगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी दो फॉर्मूले यहाँ पर लगते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे आप कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। देखो तीन फॉर्मूले लगेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL मान लेते हैं 2RL, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी का है तो 2RL हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखोगे आप, अगर हम क्या करें इसको, हम कैसे लिखा है a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी, ऐसे लिखा है कि नहीं, ये लिखा है कि नहीं a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको हम कैसे रूप में लिख दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका टोटल स्क्वायर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, यानी दो फॉर्मूला खोल लिए भाई, तो ये फॉर्मूले हैं, इसको हमने फॉर्मूला। आप देखोगे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस का है, आर स्क्वायर माइनस का है, कट जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस का है, एल स्क्वायर प्लस का है, कट जाएंगे। अगर इस माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2RL और 2RL क्या हो जाएंगे 4RL हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा 2RL की और क्या हो जाएगा 4RL, सॉरी क्या हो जाएगा 4RL, नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इन सब का क्या बचेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक चीज़ मान लें कि एल आर स्क्वायर का मान बड़ा है एल स्क्वायर की अपेक्षा, यानी एल स्क्वायर को नगण्य मान ले, छोटा मान मान ले उससे, तो हम क्या करें एल स्क्वायर के मान को हम यहाँ पर हटा सकते हैं। तो यानी क्या बचेगा Q/4 पाई, यानी Q को भी उसकी साइड पहुँचा दीजिए। ठीक है, क्या कीजिए Q को उस साइड पहुँचा दीजिए, क्या करिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बचेगा इंटू 4QRL बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा केवल हमने एल स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर r की घात कितनी हो जाएगी 2 और ऊपर से 2 और से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी r की ऊपर कितनी घात 4, तो एक घात आप इसमें से r में से r काट दीजिए तो यानी कितनी बचेंगी 3 बचेंगी। तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या बचेगा 4QL/r की घात 3 बच जाएंगी। इतना बच जाएगा कि नहीं। फिर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो E बराबर क्या बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पर आप देखिएगा दो कॉमन ले लो। ठीक है, दो कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा आपका 2QL, आप फिर से गुणा कर दो तो 2 का गुणा करोगे तो वही 4QL आ जाएगा,
बटे में क्या मान लो आर क्यू, जो कि क्या होता है 2QL बराबर होता है P, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पड़ी हूँ तो हम लिखेंगे कि 1/4 पाई K इंटू 2QL की जगह क्या लिखेंगे P, तो क्या हो जाएगा 2P/RQ, यानी यही हो जाएगा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अगर चाहो तो K बराबर वायु या निर्वात में 1 रखने पर तब क्या होगा E बराबर 1/4 पाई K की जगह हम क्या रख देंगे 1 इंटू 2P/RQ ए हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति कूलाम ए निकल कर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। समझ में आया है? तो अब चलिए चलते हैं हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण पढ़ते जानते हैं। हम निरक्षीय स्थिति में यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा 3 या 5 अंक का, तो समझते हैं। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है? तो मतलब किसी भी एक सीधी द्विध्रुव पर एक लंबवत रेखा खींच दी जाए और उस पर कोई हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वो एक निरक्षीय स्थिति कहलाती है। यानी मान लीजिए कि माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है AB है, ठीक है, ये क्या है माना एक विद्युत द्विध्रुव A व B है, जिसके बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है जिससे लंब अर्धक, इसी क्या बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो विद्युत द्विध्रुव पर एक जो लंब अर्धक रेखा खींची गई उसी को हम क्या बोलते हैं निरक्षीय रेखा कहते हैं। लंबवर्धक R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम क्या करें इस दोनों बिंदुओं को यहाँ पर मिला दें, ठीक है, तो बिंदु बन जाएगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते क्या है यहाँ पर E1 व E2 है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है क्या मानते हैं E1 व E2 मान लेते हैं। यहाँ पर E1 व E2 है, समांतर है, इन पर कुल परिणामी तीव्रता क्या है E है, यानी E बराबर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी समांतर दिशा में होती है और यहाँ पर क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत दिशा में अगर खड़ी पाई जाए तो यानी E1 और E2, यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इसको हम लिखेंगे नहीं तो हमें उसका ये ध्यान रखना है। क्लियर बात है? तो आपको याद रखना कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि एक समांतर दिशा में है। अगर हम बिंदु P पर लंबवत दिशा में लिखते हैं तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा होती है, तो उसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि टोटल दूरी कितनी होती है इसकी, कि बिंदु A से O तक की दूरी L और यहाँ से बिंदु B से भी यहाँ तक की दूरी L होती है, यानी टोटल दूरी कितनी होती है 2L दूरी पर स्थित होती है। अब क्या होता है हमें जरूरत पड़ती है बिंदु यानी +Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी -Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो दूरी कैसे निकालते हैं? तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी आपको देखो लंब दिया हुआ है, यानी यहाँ पर R लंब है और एक क्या है L क्या है आधार, यानी दो त्रिभुज मान लो, एक यहाँ पर POA और ठीक है यहाँ पर चाहो तो PBO मान लो। तो त्रिभुज से लिखोगे तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण क्या है हमारा AP, यानी PA मान लेते बराबर लंब क्या है हमारा R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा L का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अगर हम AP निकालेंगे या PA निकालेंगे तो क्या होगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ तक की दूरी भी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी, तो दोनों क्या है दूरी, यानी यहाँ पर होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये भी क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दूरी √ है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, तो बस इसी को हमें यहाँ पर लिखना है, इसी से हमें समझना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना +Q आवेश -Q आवेश से -Q आवेश के कारण +Q आवेश के कारण लिखते हैं कारण P बिंदु पर तीव्रता, किसके कारण लिखे हमने पहले +Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। तो +Q आवेश के लिए मानते हैं E1 है, तो क्या होगी E1 बराबर क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन K मान लेते इंटू क्या हो जाएगी Q और R क्या होगी दूरी यहाँ के लिए अंडर रूट क्या हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इन सब का क्या होता है स्क्वायर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होता है Q/R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर होगी, अगर हम स्क्वायर इसके वर्गमूल खोलें तो क्या बचेगा, तब हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन K मान लेते हैं परावर्तन वाले माध्यम में, तो इंटू Q, तो अंडर हट जाएगा, क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं,
ठीक है, ऐसी बात है। फिर ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, ऐसे लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे अंडर रूट क्या हो जाएगी R² प्लस L², इन सबका स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे R² प्लस L², ये भी हो जाएगा, यानी निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। तो फिर देखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या लिखें, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जहाँ पर जो हमने E1 व E2 के मान बनाए हैं वो क्या है, सेम है, दोनों सेम है। तो यानी कह सकते हैं कि E1 बराबर क्या है, E2 है। तब क्या हो जाएगा, तो कोई भी एक मान यहाँ पर रखते हैं, यानी E2 की जगह E1, तो क्या हो जाएगा 2E1, यानी इसकी मान लगाते हैं, यानी E2 की जगह E1 रख देते हैं, तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, कुल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, 2E1 cos थीटा मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख दें, तो E बराबर क्या हो जाएगी 2E1, और E1 की जगह हम क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे R² प्लस L² इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा साफ कर दें, अब इसकी हम जरूरत है नहीं, इसको हम साफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा हो जाएगा। चूँकि हम मान लेते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, आपको 2 को ऊपर लिख देते हैं, 2Q लिख देते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2Q लिख देते हैं। अब R² प्लस L²। अब cos थीटा बराबर पढ़ा है आपने, cos थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हमने देखा था आधार क्या था, हमारा L था, और हमने कर्ण क्या निकाला था, √R² प्लस L²। तो आधार क्या होगा, इंटू L बटे क्या हो जाएगा, √R² प्लस L² हो जाएगा नहीं, √R² प्लस L²। चूँकि हम मान लें कि एक चीज़ अभी पहले मानी थी हमने कि R² का मान हम मान लेते हैं बड़ा है L² से, यानी यहाँ पर L² के मान को हम हटा देते हैं, तब क्या निकल कर आ जाएगा हमारा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL को हम एक साइड लिख देते हैं, 2QL बटे L के मान को हटाएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा घात कितनी होगी, 2A है, ठीक है, और √R² बचा है, तो यानी क्या निकल कर आ गया R, तो 2 है घात, यहाँ पर 2 है और एक घात और यहाँ से निकल कर आ गई, तो R की घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये L हट जाएगा, 3 घात बचेंगी। तो 2QL, चूँकि हमने 2QL बराबर भी क्या पढ़ा है P, तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P बटे RQ हो जाएगा, ठीक है। यही निकल कर आ जाएगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर चाहो तो K बराबर आप 1 रख सकते हो, वायु निर्वात में निकल कर जाएगा। तो चलिए अब हम अगली डेरिवेशन की तरफ चढ़ते हैं, जो कि है डेरिवेशन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हम बात कर रहे हैं एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझते हैं। तो मान लीजिए कोई एक विद्युत क्षेत्र है, क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, और जिस पर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB, क्या है, AB थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके बिंदु A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश है, जिसकी एक दूसरे से दूरी कितनी है, 2L दूरी है, इनका मध्य बिंदु क्या है, O है, ठीक है। अब बात करें इनकी लंबवत दूरी क्या है थी, तो क्या बोलेंगे हम 2L साइन थीटा, ये लंबवत दूरी और थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब इस पर एक ऐसा बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, तो उसे हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और इन पर बल की दिशा क्या हो जाएगी, इन पर बल की दिशा क्या होगी, यहाँ पर FE प्लस और QE प्लस और QE माइनस होगी, क्योंकि इन पर दो बल काम करेगा, उसे हम प्रत्यानयन बल कहेंगे, जो क्या करेगा, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करना है। यानी आपने पढ़ा है कि E बराबर क्या पढ़ा है आपने, F बटे Q पढ़ा है। अगर हम इसको कैंची गुणा करें तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो ये इस पर जो बल लग रहा है वो क्या है, QE है, और Q है, यानी बल F है।
तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहेंगे, जिसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, टॉ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होगी। यानी वो क्या कर रहे हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है एक दूसरे से, कि इसके बिंदु ए पर माइनस प्लस बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे से 12 दूरी पर रखे हुए हैं। इन पर जो बल लग रहा है वो क्या है, प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई तथा माइनस क्यू आवेश पर माइनस क्यू ई है। वो कहाँ से निकला बल, तो आप देख सकते हैं की तीव्रता की परिभाषा से। अतः इन पर जो बल युग्म लग रहा है वो क्या होगा, तो बल युग्म क्या होगा, टॉ बराबर क्या होगा, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल क्या है आपका एफ, लंबवत दूरी क्या होगी, यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबवत दूरी से मान लेते 2l साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा होगी, ठीक है। तो बल के बराबर क्या होगा, तो आपने पढ़ा है कि F बराबर क्या पढ़ा हमने, F बराबर क्या पढ़ा हमने, QE। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर QE लिखेंगे इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कि अगर हम E इंटू क्या कर देंगे 2QL कर देंगे इंटू 2QL साइन थीटा कर देंगे, तो हमने पढ़ा है 2QL बराबर क्या होता है P क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो क्या होगा E इंटू क्या हो जाएगा P साइन थीटा, या आप लिख सकते हो कि टॉ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। टॉ होगा आपका बल युग्म का आघूर्ण और टॉ P क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र निकल कर आ जाता है, इंपोर्टेंट डेरिवेशन में पूछ लिया जाता है। और प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वह बल जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है उसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। चलिए तो अगली डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगी, गॉस प्रमेय को आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि है गॉस प्रमेय। ये आपको 3 या 5 अंक जरूर देगी, पेपर में आएगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसको आसान तरीके से समझते हैं। गॉस प्रमेय तो आपने पढ़ी होगी, क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ से होकर या किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आइए समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए कोई एक गोलीय पृष्ठ है या एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं। माना एक बंद पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसका केंद्र बिंदु O है, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं हम, dA क्षेत्रफल ले लेते हैं। और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं हम E है। और ये गोले के जो अल्पांश भाग है, गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है, जिसे हम घन कोण कहते हैं। उसे हम d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए भाषा लिख लोगे नहीं तो क्या लोगे कि माना एक गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है और जिसके केंद्र बिंदु O है, इस पर प्लस Q आवेश है। इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, यहाँ से आप लिख सकते हो कि R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं हम dA क्षेत्रफल, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। ये क्या करते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरित करते हैं, जिसे हम घन कोण कहते हैं। अतः देखेंगे कि इस अल्पांश भाग से होकर यानी dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या लेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, d फाई ई बराबर EDA cos थीटा होगा। क्या होगा, EDA cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने कि E बराबर क्या पढ़ा है, 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसको हम रख देते हैं। तो क्या होगा, d फाई ई बराबर E की जगह क्या हो गया, 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r² इंटू dA cos थीटा लिख दोगे, हो जाएगा नहीं। कि समीकरण हमने क्या किया, समीकरण किससे रखा हमने, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से बनाया इसको। अगर हम क्या करें कि d फाई ई बराबर 1/4 पाई ε0, या आप चाहो तो क्या करोगे कि Q को हम इसके ऊपर लेके आए और यहाँ पर क्या लिख दें हम
कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को इसके नीचे लिख दें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा, यानी घन कोण का फॉर्मूला होता है। तो डी ए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा होता है। तो आपको यहाँ पर रख देना है कि डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा होगा। अब इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर हम लिख दें कि संपूर्ण क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो फाई ई होता है इंटू क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई हो जाएगा। यानी ये समाकलन किसको प्रदर्शित करेगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए प्रदर्शित करेगा। तो हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखेंगे तो फाई ई बराबर, तो आपका क्या हुआ, डी फाई ई की जगह हमें क्या लिखना है, जैसे आप समीकरण 2 मान सकते हो। तो क्या लोगे, क्यू बटे 4 पाई इंटू डी ओमेगा। तो क्या लोगे, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन किसका हो जाएगा, डी ओमेगा का हो जाएगा। चूँकि हमने पढ़ा है कि समाकलन में कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई होता है। तो हम लिख दोगे कि फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यही गॉस प्रमेय होती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, गॉस प्रमेय हो जाएगी। चलिए तो हम अगली डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट 2 अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको हम तैयार करने वाले हैं। देखते हैं अगली डेरिवेशन, और यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कोई डेरिवेशन आए ना आए अगर इस चैप्टर से, लेकिन ये डेरिवेशन जरूर पूछ ली जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम समझते हैं सीधे तार के निकट, यानी गॉस प्रमेय का सबसे इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है। तो मान लीजिए कोई एक एल लंबाई का आवेशित तार है। क्या मान लिया हमने, एल लंबाई का आवेशित तार। इसकी लंबाई यहाँ से हम लिख देते हैं कि एल लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, एल लंबाई का एक आवेशित तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश यानी प्लस धनावेश क्या है, समान रूप से वितरित है। तो आपने एक पढ़ा होगा कि जब किसी चालक तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो लैम्डा, यानी क्या होगा, किसी एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होता है कि एल बटे क्या हो जाएगा, क्यू, क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, क्यू बटे एल हो जाएगा, क्यू बटे एल हो जाएगा। ठीक है, एकांक लंबाई के तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, या आप चाहो तो इसे आप लिख सकते हो कि जो अगर आप बनाना चाहो तो क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप बटे में करके इसका इसमें गुणा कर दो तो लेमडा एल हो जाएगा। ऐसे हम समीकरण 1 मानकर चलेंगे, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इतना आप लिख लोगे। तो किसी एक समान लंबाई के चालक तार पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। हमने क्या लिखा कि माना एक एल लंबाई का चालक तार है जिस पर धनावेश समान रूप से वितरित है। तो आवेश वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इस चालक तार से किसी मध्य बिंदु ओ से, कोई बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु हम पी मान लेते हैं, और इस बिंदु पी मानकर इसके चारों ओर एक क्या करते हैं, बेलनाकार पृष्ठ की यानी कल्पना करते हैं, या बेलनाकार पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, यानी बेलन की कल्पना करते हैं, जिस पर एक बिंदु P है और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा DA वेक्टर छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। तो आपको क्या लिखना है कि माना एक L लंबाई का चालक तार है जिस पर धनावेश समान रूप से वितरित है। इस बिंदु के मध्य बिंदु, इसी चालक तार के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तथा क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश क्या लेते हैं, छोटा बॉक्स DA वेक्टर लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल जो कि DA क्षेत्रफल है। तब इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या होगा, अल्पांश पृष्ठ से, अल्पांश भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर
ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि इसकी दिशा समांतर होती है तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 का मान कितना होता है 1, तो क्या बचेगा ई डी ए बचेगा, यानी डी फाई ई बराबर क्या बचेगा, ई डी ए बच जाएगा। ठीक है, तो ई डी ए बच जाएगा। अगर आप अब बात लेते हैं, ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर हम बात करें कि इस बेलन की संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या होगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या होगा, समाकलन डी फाई ई हो जाएगा। किसके लिए, संपूर्ण छोटे से संपूर्ण भाग के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन दर्शाएगा। तो डी फाई ई बराबर, और डी फाई ई बराबर क्या पढ़ा हमने कि ई का समाकलन नहीं होगा, किसका समाकलन हो जाएगा, समाकलन डी ए का समाकलन हो जाएगा। चूंकि डी ए क्या होगा, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है, तो क्या होता है 2 पाई आर एल, बेलन का क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है, तो 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, तब हम देखेंगे, इसको हम साफ करते हैं, जरूरत है नहीं में। तो क्या होता है, तब लिखेंगे, तब गॉस प्रमेय, तो क्या पढ़ा हमने, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो हम देखेंगे, तो यहाँ पर कोई समीकरण से नाम देते हैं हम, यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं 2 नाम दे देते हैं, और इसे हम नाम देते हैं 3। तो देखोगे हम कि फाई सेम है समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 व 4 से तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। चूँकि हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम कह लेंगे ई बराबर क्या हो जाएगा, सबको उस साइड पहुंचा देंगे, यानी 1 बटे क्या करेंगे 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई ऐसे मान लेते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन को भी इसके पास लिख दें, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर आर एल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आर एल, चूँकि हम पढ़ चुके हैं समीकरण 1 से कि ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह हमें क्या लिखना है, लेमडा एल, तो लेमडा एल हो जाएगा, और यहाँ पर आर एल है, लेमडा एल से एल कट जाएगा, यानी क्या निकलेगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिखेगा कि लेमडा बटे आर निकल कर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपकी एकांक लंबाई पर एक अनंत लंबाई के समानावेशी तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो ए निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं, अब आएगा एक अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये समझते हैं इसको। चलिए अब देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो पढ़ने वाले हैं कि अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की, यानी अगर पूछा है कि अनंत विस्तार की अचालक समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। तो मान लीजिए कोई एक अचालक प्लेट है, यानी चादर है, ठीक है, ये क्या मान लेते हैं, कोई एक अनंत विस्तार की एक चालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, क्या मान लेते हैं, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, और इसके आर पार कोई एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। ठीक है, आर पार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, ऐसे मान लेते समझते हैं। ठीक है, तो इसके दोनों ओर क्या करते हैं, एक मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी और एक बिंदु पी डैश, यानी दोनों ओर आर पार एक बिंदु पी और पी डैश है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और इस पर हम क्या मान लेते हैं, अल्पांश भाग डी ए क्षेत्र डी ए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए वेक्टर दोनों तरफ हम मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या लोगे, माना एक चादर अचालक जो चादर है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इसकी किसी मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस चादर की आर पार एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके दो बिंदु हैं, बिंदु क्या करें हम कि बिंदु पी और पी डैश है मान लेते हैं। ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ई डैश व अल्पांश भाग क्या मानते हैं, डी ए क्षेत्रफल कहते हैं। अतः पृष्ठ की यानी दो चादर के दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत
फ्लक्स समझते हैं। तो पहले तो हम एक समझते हैं कि अगर किसी चालक पर आवेश वितरित है, यानी एकांक आवेश के लिए कोई क्या है, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ यानी किसी चादर पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, तो एक देखा कि एकांक चादर पर, तो क्या होगा, सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A होगा, यानी एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश, यानी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। अगर इसको हम चाहें तो 1/A यानी Q बराबर क्या बना ले, हम सिग्मा A बना ले, इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या बढ़ा, दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या होगा, बेलन के, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ के दोनों ओर से गुजरने वाला फ्लक्स, सबसे सिंपल भाषा होगी तो देखेंगे क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या होगा, दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला है तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि कॉस थीटा का मान हम मान लेते हैं समांतर है, तो कॉस का मान हम 0 अंश है और थीटा का मान 0 अंश, तो 0 अंश का मान कितना होता है 1, तब क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डी ए प्लस ई डी ए, यानी क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर होगा 2E डी ए, क्या हो जाएगा, 2E डी ए हो जाएगा। अगर आप बात करें हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, यानी क्या लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका कि 2E क्या हो जाएगा, 2E समाकलन के लिए सॉरी क्या हो जाएगा कि समाकलन क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, किसका समाकलन नहीं होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2E का समाकलन नहीं हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा डी ए का, और समाकलन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर 2EA हो जाएगा, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे हम गॉस प्रमेय से, तो हमने गॉस प्रमेय क्या पढ़ी है, फाई ई बराबर Q/ε0 पढ़ी है। फाई बराबर क्या होती है, Q/ε0 होती है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 और 3 के मान समान हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसके बराबर A लिख देंगे, यानी 2EA बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। चूँकि हम पढ़ चुके हैं समीकरण 1 में कि Q बराबर क्या होगा, सिग्मा A, तो हम लिखेंगे 2EA बराबर क्या होगा, सिग्मा A/ε0। हमें क्या चाहिए, E चाहिए, तो E बराबर क्या होगा, सिग्मा A/, ये दोनों 2A को नीचे पहुंचाएंगे तो 2ε0 A हो जाएगा, A से A कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा बटे 2ε0 निकल कर आ जाएगा, यानी पृष्ठ आवेश घन, यानी कि अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।